हेलो गाइज, कैसे हो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो 10वीं क्लास का है आप लोग के बीच प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए, पहला सवाल क्या है। व्यापारिक कृषि एवं निर्वाहक कृषि में अंतर स्पष्ट करें। देखिए दोस्तों, यह नामे से स्पष्ट है कि व्यापारिक कृषि यानी कि पैसे कमाने के उद्देश्य से किए जाने वाले कृषि और निर्वाहक कृषि यानी जीवन निर्वाहन के उद्देश्य से किए जाने वाले कृषि। तो समझिए, पहले व्यापारिक कृषि, व्यापारिक दृष्टि से किए जाने वाली कृषि को व्यापारिक कृषि कहते हैं, जिसमें कृषक अधिक पूंजी एवं आधुनिक तकनीक का उपयोग कर अधिक लाभ प्राप्त करना चाहता है। जबकि निर्वाहक कृषि वह है जिसमें कृषक अपने जीवन निर्वाहन के लिए अन्न का उत्पादन करता है। देखिए दोस्तों, अब समझिए व्यापारिक कृषि में कौन कौन से आ सकता है। जैसे में देखिए, खैनी उत्पादक यानी कि तंबाकू उत्पादन, इसके बाद हो गया चाय, कॉफ़ी, गन्ना, ये सब क्या है, व्यापारिक कृषि है। और जितना भी बागवानी फसल है वो सब भी क्या है, व्यापारिक कृषि। जिसमें लीची उत्पादन, आम उत्पादन, केला उत्पादन। अब देखिए, निर्वाहक कृषि के उदाहरण में कैसे हो जाए, क्या क्या हो जाएगा समझिए। धान, इसके बाद क्या हो जाएगा, गेहूँ, मक्का, सरसों, यानी जो हम लोग मतलब कि अपने जीवन जीने के लिए जिस चीज़ का उपयोग करते हैं, जैसे में जिस चीज़ का हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं खाने के रूप में, ठीक है। तो ये सब हो जाएगा निर्वाहक कृषि। अब समझिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या कर रहा है। देखिए, हमारा अगला प्रश्न जो कह रहा है कि कोयले के 4 प्रकार के नाम लिखिए। तो देखिए दोस्तों, कोयला 4 प्रकार के होता है और चारों इस प्रकार: एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। यानी सबसे अच्छा कोयला पूछेगा तो एंथ्रासाइट और सबसे खराब कोयला पूछेगा तो पीट। अब समझिए, यह प्रश्न भी खत्म हुआ। और अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों। यानी आपदा प्रबंधन, देखिए आपदा प्रबंधन क्या होता है पहले उसके बारे में आप लोग समझिए। देखिए, आपदा से होने वाली क्षति को कम करना ही आपदा प्रबंधन कहलाता है। देखिए, आपदा एक प्रलयकारी घटना है जिसमें काफ़ी जान माल की क्षति होती है। जो अभी हाल फिलहाल आप लोग देख रहे हैं कि हाल फिलहाल तुर्की और रसिया में जो घटना घट रही है भूकंप वाली, ये सब क्या है, ये सब प्राकृतिक आपदा है। तो आपदा कई प्रकार की दो प्रकार की होती है, समझिए, कई प्रकार की नहीं, दो प्रकार की होती है मुख्य रूप से। एक होती है प्राकृतिक आपदा, एक होती है मानव जनित आपदा। और फिर प्राकृतिक आपदा कई प्रकार की होती है, फिर मानव जनित आपदा कई प्रकार की होती है। तो हम बोल भी सकते हैं कि आपदा कई प्रकार की होती है, ठीक है। तो आपदा एक प्रलयकारी घटना है जिसमें काफ़ी जान माल की क्षति होती है, चाहे यह प्राकृतिक हो या मानव जनित। अतः इससे होने वाली क्षति को कम करना ही आपदा प्रबंधन कहलाता है। तो दोस्तों, आई होप यह भी क्वेश्चन का आप लोग का आंसर पूरी तरह से समझ में आ गया। तो चलिए, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही वीवीआई प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन जन आंदोलन था कैसे। देखिए, बार बार यह एग्जाम में पूछता है कि असहयोग आंदोलन जन आंदोलन। देखिए, जन आंदोलन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत से जनता ने भाग लिए, ठीक है। तो समझिए, असहयोग आंदोलन जन आंदोलन था कैसे। यह आंदोलन 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया, जिसमें किसान, मजदूर एवं आम लोग शामिल थे। इस आंदोलन के तहत हिंदू मुस्लिम में भाईचारा की भावना बढ़ा। देखिए, भाईचारा की भावना बढ़ा। आगे समझिए, चरखा एवं करघा का प्रचलन घर घर होने लगा। महिलाएं का पूर्ण सपोर्ट मिला। इसमें महिला पहली बार सड़कों पर आई और शराब की दुकान पर धरना प्रदर्शन भी दी, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि यह जन आंदोलन था, ठीक है। आगे समझिए, महिलाओं का पूर्ण सपोर्ट मिला। इस प्रकार देखा जाए तो यह आंदोलन जन आंदोलन था। तो चलिए दोस्तों, अब अगला प्रश्न देखिए। यह भी प्रश्न जो है ना एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, समझिए। ये प्रश्न क्या है कि इटली के एकीकरण की बधाई।
इटली के एकीकरण की बधाई, यानी इटली के एकीकरण में कौन कौन चीज़ जो समस्या था, जो इटली के एकीकरण में बाधा थी। तो समझिए दोस्तों, इटली के एकीकरण की निम्नलिखित बाधाएं थी। पहला समझिए भौगोलिक स्थिति, और दूसर का क्या है कि पहला हो गया भौगोलिक स्थिति, दूसर का समझिए इटली का विभिन्न छोटे छोटे राज्यों में विभक्त, लगभग लगभग 200 से अधिक छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था ना, इसी के कारण समझिए। तीसर का क्या है, इटली पर विदेशी शासन का हस्तक्षेप, एक और कारण है जो इटली के एकीकरण की बधाई थी, विदेशी शासन। और चौथा कारण समझिए, इटली का एकीकरण किन विचारधाराओं के अंतर्गत किया जाए, इनके बारे में राजनीतिज्ञ का एक मत नहीं था, यानी सभी राजनीतिज्ञ का अलग अलग मत था। यह भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों एग्जाम के व्यू से, तो समझिए। और फिर देखिए, यह भी प्रश्न जो है आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। समझिए यह प्रश्न क्या कर रहा है कि बिस्मार्क का जर्मनी के एकीकरण में योगदान। तो समझिए, बिस्मार्क का जन्म 1812 ईस्वी में ब्रेंडनबर्ग में हुआ था। वह राष्ट्रवादी और उपनीतिज्ञ था। बिस्मार्क 1848 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट संसद में भाग लिया। अतः बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण के लिए सैन्य शक्ति को अधिक तेज कर दिया। इस प्रकार बिस्मार्क रक्त और लौह की नीति का अनुसरण किया। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने अधिक प्रयास किया। अतः बिस्मार्क ने कूटनीति का सहारा लेते हुए अपने विरोधियों को परास्त करने का काम किया। तो आई होप दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए और शेयर करना तो दोस्तों ना भूलें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।